हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे कि हम क्या पढ़ने वाले, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखो प्रॉब्लम क्या है। यूट्यूब में और बुक्स में बहुत सारा डाटा अवेलेबल आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जब हम पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, समश्रुति, भिन्नात्मक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समूहार्थी शब्द, इन शब्दों की बात करते हैं, तो बच्चे में क्या देखता हूँ, रटंत विद्या इसमें लगाते हैं और रट्टा लगाए जा रहे, रट्टा लगाए जा रहे, रट्टा लगाए जा रहे। ठीक है, ठीक है। बट इनके कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, इनको याद करने का कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है। हर चीज को रटा नहीं जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया। समश्रुति भिन्नात्मक शब्द, आज की क्लास अगर आपने अटेंड कर ली, ये 2-3 मिनट अगर आपने मेरा सुन लिया और आपकी क्लास को आप आगे आगे अगर आप देखोगे, तो आपको इसी क्लास में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक साथ। बस शर्त ये है कि कॉपी पेन पकड़ के बैठना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं लिखाऊंगा आप उनको लिखाना। दूसरी बात, आपकी बुक में भी हो सकते हैं ये टॉपिक होगा और यूट्यूब में तो बतेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, बट कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने एक बार बताया था आपको कि बहुत कुछ पढ़ना और सेलेक्टेड पढ़ना, यहाँ पे बहुत अंतर हो जाता है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे जो आपका एग्जामिनर है, वहां पे जो आपका आयोग है, उसका पूछने का ढंग क्या है, वो चीजें आपके लिए मायने रखती है। तो जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये दोबारा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वही वाले क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप आगे आगे क्लास को देखोगे तो आप भरोसा करो और आपको खुद आगे जाके फील आएगा कि इस बंदे ने ये याद भी करा दिया और कुछ एक्स्ट्रा भी इसके साथ साथ बताया। कुछ नई नई चीजें आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगी, बशर्ते आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय दोगे तो आपको कुछ और चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है समश्रुति भिन्नात्मक शब्द। ऐसा ही के पेपर में तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, कम से कम 4-5 नंबर जरूर आने वाले हैं यहाँ से। बट इसी के साथ हम समयानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, इनको जोड़ जोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बोल दिया मैंने आज। शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखने का ऐसे प्रयास करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो, समश्रुति, तो समश्रुति का मतलब क्या है कि सुनने में तो कैसे लगेंगे कि समान लगेंगे, सुनने में एक जैसे होंगे, मगर इनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न बोले तो इतर होगा, इतर बोले तो डिफरेंट होगा। क्या समझे आप? ऐसे शब्द जो सुनने में तो थोड़ा ठीक ठाक लगते हैं, सेम सेम, बट उनका मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो उन्हीं शब्दों को हम पढ़ते हैं। कॉपी पेन हाथ पे पकड़ना, एक्स्ट्रा चीज साथ में लिखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। और शायद से ही आपने इन चीजों के नोट्स बनाए होंगे, और जिस बच्चे ने, जिस मेरे भाई ने इसके नोट्स बनाए हैं, तो उसको तो मजा आने वाला है। पूरा क्विक रिवाइज हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा। पहली स्लाइड ये है, दिन। दिन, तो दिन मतलब तो आपको पता है, दिन मतलब क्या होता है? दिन मतलब दिन होता है, दिवस होता है, ठीक है, डे होता है। दिन मतलब तो क्या हो गया, दिवस हो गया, जो नॉर्मल दिन है। दीन मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है। दीन दुखी, दीन दुखी शब्द आपने सुना है, दीन दुखी, तो दिन तो ये तो नॉर्मल दिन हो गया। और दीन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? गरीब के लिए, जैसे दीन दुखी, है ना, सुना होगा। ठीक है। अरे क्यों रो रहे हो आप लोग, क्या दिक्कत हो गई? साहब, फैमिली के साथ ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। आजकल मेरी हर 2 मिनट में उनका रोने का काम होता है। और खासकर जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा उस टाइम तो रोना ही रोना कंफर्म। ठीक है। तो शुरू करते हैं मामला। आमरण, आमरण आपने सुना होगा शब्द पहले भी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना है। आपने सुना होगा आमरण अनशन, तो इसका मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, कि जब तक मरूंगा नहीं तब तक मेरा अनशन है। आमरण, जब तक मरूंगा नहीं, आमरण अनशन। ठीक है। तो इसका मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। आभरण का मतलब क्या होता है? भा से कनेक्ट कर लेना, इसका मतलब होता है आभूषण। इसका मतलब क्या होता है? आभूषण। ठीक है। तो आभरण का मतलब क्या होता है? आभूषण। आभरण का मतलब क्या होता है? आभूषण। बात क्लियर है? ठीक। द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। और हमने पढ़ा भी होगा ठोस, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड टाइप की चीजें द्रव उसमें आ जाती है। द्रव्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। इसका मतलब होता है धन।
ठीक है, तो धन दौलत का पर्यायवाची शब्दों में आ जाता है क्या? द्रव्य। नेक्स्ट, यहाँ पे है बदन, तो बदन शब्द यूज किया जाता है शरीर के लिए, और वदन शब्द यूज किया जाता है मुख के लिए, चेहरे के लिए, वदन। अगर वदन बोला जाएगा तो बात चेहरे की हो रही है, अब बदन बोला जाएगा तो बात मुख की हो रही है। ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग इन चीजों को? ये एग्जाम में फंसेंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा एग्जाम होने के बाद, फिर आपको पता लगेगा कि उस दिन पढ़ लिया जाता तो ठीक था, खासकर ऐसा ही वाले। ठीक है, देखो, अबे भुवन, ये मैंने कल परसों शॉर्ट्स में भी पूछा था, तो भुवन का मतलब होता है संसार, भुवन का मतलब होता है संसार। अब भवन का मतलब होता है घर, तो घर का पर्यायवाची हो गया भवन। घर का और क्या पर्यायवाची होता है? घर का पर्यायवाची होता है निकेतन। घर के और पर्यायवाची क्या होता है? निलय। घर के और पर्यायवाची क्या होता है? आलय। ठीक है, ऐसी संसार का पर्यायवाची क्या है? भुवन। बात समझ में आई? जग जगत संसार। ओके। अंगना, अंगना की बात करेंगे तो चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु से ही कनेक्ट बना के रखना है, तो अंगना का मतलब होता है आंगन। ठीक है, जिसे गढ़वाली में हम थड़ भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, थड़िया, थड़िया नृत्य होता है ना चौक में, तो आंगन। और अंगना का मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, अंगना का मतलब होता है स्त्री। अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो आंगन में स्त्रियां नाचती ना जब थड़िया नृत्य होता है, तो अंगना में अंगना नाचती है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अंगना बोलेंगे बिंदु, अनुस्वार लगाएंगे तो स्त्री, और ये चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आंगन, चौक। बात क्लियर है आपको? इसीलिए इनको समश्रुति भिन्नात्मक शब्द बोलते हैं, ये एग्जाम में फंसने वाले हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आहूत, जैसे कि हम क्या बोलते उसे, यज्ञ वगैरह करते हैं तो वहां पे आहुति देते हैं, तो ये है यज्ञ से संबंधित। और आहूत का मतलब होता है निमंत्रण। आहूत का मतलब क्या होता है? निमंत्रण। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको चीजें बताता हूँ। देयर आर दो चीजें, एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। आपको ये नॉर्मल शब्द दोनों एक जैसे लगते हैं, आमंत्रण और निमंत्रण, बट आमंत्रण और निमंत्रण में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई आपको आमंत्रण देता है तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप जाओ या आप नहीं जाओ। ये ये भी बोल सकते हैं कि किसी ने आमंत्रण दिया है तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, कि हाँ मैंने तो बोल दिया था उसे कि भाई आ जाना, अब वो आए नहीं आया उसकी जिम्मेदारी। मगर कोई आपको निमंत्रण दे तो ये कंपलसरी होता है कि अब जाना ही है। निमंत्रण बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से और बड़े रिस्पेक्टफुली दिया जाता है कि भाई तुम आनी आर्च निमंत्रण, तो निमंत्रण ऐसा दिया जाता है। आमंत्रण अगर आपको बुलाया गया है तो जरूरी नहीं है वहां की खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अगर आपको निमंत्रण पत्र आपको देता है तो जरूर कन्फर्म है वहां कि वहां जाके आपकी इज्जत खातिर होने वाली है, और साथ में आपको खाना पीना भी मिलेगा निमंत्रण में। तो आज के बाद आपको कोई बुलाए, ऑफर करे, तो आप पूछ लेना कि ये आमंत्रण है या निमंत्रण है। आमंत्रण ज्यादा रिस्पेक्टफुली नहीं होता, मतलब उसमें ये है कि मर्जी आ जाना भाई टाइम मिलेगा तो ठीक है, और निमंत्रण में तो अब जाना ही जाना बनता है। दो चीजें होती है, ध्यान रखें, बेसिक बेसिक चीज है। अभिराम और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिराम। ठीक है, तुम अपनी वाली को भी बोल सकते हो कि आप बड़े अभिराम हो। ठीक है, कहीं उसने अभिराम को हराम सुन लिया तो मारेगी फिर। ठीक है, तो अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अभिराम मतलब होता है ये, यहाँ पे एक शब्द है विराम, यहाँ पे एक शब्द है विराम। तो हम पढ़ते हैं ना हिंदी में विराम चिन्ह, हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते विराम चिन्ह? हिंदी में आप बोलोगे सर पढ़ते हैं। अब विराम चिन्ह में जब मैंने तुम्हें पढ़ाया हिंदी में, तो मैंने पढ़ाया होगा इसका मतलब होता है ठहराव। इसका मतलब क्या होता है? ठहराव। इसका मतलब क्या होता है? रुकना। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा रुको। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम। तो विराम का मतलब क्या होता है? थोड़ा रुको। तो यहाँ पे आ रहा है अविराम, तो जिसके आगे आ लगा दिया जाता है ये इसका अपोजिट बन जाएगा, तो अविराम का मतलब होता है बिना रुके। अविराम का मतलब क्या हो जाएगा? बिना रुके। विराम का मतलब क्या हुआ? रुकना, रेस्ट करना। और अविराम का मतलब क्या है? बिना रुके, कंटिन्यूअसली काम करो, अविराम। ओके, नेक्स्ट, निर्जर। निर्जर एक शब्द है, और निर्जर शब्द का प्रयोग किया जाता है देवता के पर्यायवाची के लिए, तो निर्जर शब्द का जो अर्थ निकल के आता है वो आता है देवता। और जबकि निर्जर शब्द का जो निकल के आता है वो निकल के आता है झरना। अगर आप तत्सम तद्भव देखोगे तो
निर्झर एक तत्सम शब्द है, निर्झर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव झरना ही हो जाता है। झरना का एक पर्यायवाची भी है, वो है उत्स। पर्यायवाची शब्दों का एक्स्ट्रा पैक लिख देना। अगर कहीं बोलेंगे उत्स किसका पर्यायवाची है, तो आप क्या बोलोगे, झरने का पर्यायवाची उत्स। ठीक है। और अब आपने यहाँ पे एक कमेंट करके बताना है, लेखक लेखक बोलते हो आप, झरना नामक पुस्तक किसकी है? आप लेखक लेखक बोलते हो तो झरना नामक पुस्तक किसकी है? ये कमेंट करके बता देना। श्योर। अगर आपने ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर सॉल्व किए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, तो सर क्या पटवारी के पेपर में नहीं आ रखा था कि सर किसका पर्यायवाची है, बताओ? आया था कि नहीं आया था? इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करने, इसीलिए जो क्लास में अपलोड करूंगा उसे किसी भी हालत में अटेंड करना है। मैं ग्रुप सी के अलावा और कुछ पढ़ाता भी नहीं हूँ, और वही पढ़ाता हूँ जो ग्रुप सी के एग्जाम में आएगा फंसेगा। तो शर का मतलब होता है बाण, ठीक है, तीर। समझ में आ रही बात आपकी? धनुष बाण, ठीक है। धनुष नहीं है वैसे तीर। धनुष का पर्यायवाची होता है चाप, है ना। मैं लिखा भी देता हूं यहाँ पे धनुष। धनुष का क्या पर्यायवाची होता है? धनुष का पर्यायवाची होता है चाप। अब यहाँ पे सर, तो सर का मतलब होता है, इसी से कनेक्शन करके लिखो सरोवर। और जब आप सरोवर लिख दोगे तो आपको पता चली जाएगा क्या? तालाब। जब आप तालाब लिखोगे तो आपको पता चली जाएगा क्या? झील। तो सर मतलब सरोवर, और शर बोलेगा तो बाण, तीर। दिक्कत क्लियर? क्लियर। अगला है चिर। चिर, चिर शब्द का मतलब आता है ज्यादा, पुराना, देर तक, अधिक। इस सेंस में चिर शब्द का यूज किया जाता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, तो जब आप शादी का कार्ड देखते हैं, तो शादी के शादी के कार्ड में आपको कुछ शब्द देखने के लिए मिलते हैं कि दूल्हे के आगे लिखा होगा चिर, ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और लड़की के नाम के आगे लिखा रहता है आयु, और वहां पे लिखा रहता है पी क्यू जेड, लड़की का नाम। तो जो चिर का मतलब है, इसका मतलब ये होता है चिरंजीवी भव, कि लंबा जियो, बहुत लंबी आयु पाओ। और आयुष्मती भव, आयुष्मान, जैसे वो आशीर्वाद देते तो आयुष्मती भव। तो चिर मतलब चिरंजीवी भव, खूब जियो, लंबा जियो, अधिक जियो, ज्यादा जियो। तो इसीलिए ध्यान रखना, चिर शब्द का प्रयोग कहां पे किया जाता है? पुराना, ज्यादा, अधिक के लिए, चिरंजीवी, दीर्घायु के लिए। गॉट इट? और चीर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कपड़ा, ठीक है। चीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कपड़ा। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, चीर हरण, तो चीर बोले तो कपड़ा। कपड़े का और पर्यायवाची बताना आपको। वस्त्र, है ना। पट, हाँ। कपड़ा मतलब वसन, हाँ। तो ये कपड़े के सारे क्या है? पर्यायवाची, ठीक है। जामा, जामा भी किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का। तभी तो इसे पजामा बोलते हैं, लोअर जो नीचे पहना हुआ है, लोअर पजामा, ठीक है। तो जामा भी किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का। वसन भी कपड़े का, पट भी कपड़े का, वस्त्र भी कपड़े का, और चीर भी कपड़े का। क्लियर हो रहे कॉन्सेप्ट की नहीं हो रहे? एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो कम से कम लाइक कर दो। अगर चैनल पे व्यूज 1000 आ रहे हैं, तो लाइक उसमें 10 ही आते हैं। लाइक क्यों? लाइक कर, चलो कमेंट करने में तो आप बता रही, लाइक करने में क्या ही आप बता रही होगी। तरणी, आप अलंकारों में भी पढ़ते, तरणी तनुजा तट तमाल बहुवर उर छाए। तरणी पूछा जाएगा तो तरणी होता है सूर्य का अर्थ। तरणी बोला जाएगा तो तरणी होता है नौका। नौका बोले तो नाव। बाकी सूर्य के पर्यायवाची तो दुनिया भर के। तरुण, तरुण अगर बोलेगा तो युवक, और तरुणी अगर बोलेगा तो युवती। ये बहुत कंफ्यूज करता है, तरणी, तरणी और तरुणी, ये तीन अलग अलग चीजें। तरणी बोलेगा तो सूर्य, तरणी बोलेगा तो नाव, और तरुणी बोलेगा तो एक युवती, नव युवती। जैसे आप हो एक नव युवती। चलो, कितने सारे शब्द याद हो गए आपको? 50+ शब्द याद करा दूंगा आपको। बस शर्तें ये है कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो ध्यान से। द्वीप, द्वीप किसका पर्यायवाची है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो द्वीप पर्यायवाची है हाथी का। द्वीप किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची। ये पेपरों में फंस सकता है, ठीक है। और द्वीप किसे बोला जाता है? टापू को। आइसलैंड ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप किसे बोला जाता है? टापू को बोला जाता है, ठीक है। कटक, कटक बोला जाता है सेना को, ठीक है। सेना का एक और पर्यायवाची अनीक, सेना का एक और पर्यायवाची चमू। ये किसके पर्यायवाची है? सेना के, आर्मी के। और कटुक बोला जाता है, तो कटुक बोला जाता है कड़वा के लिए, कटुक। अलंकार पढ़ते हो ना तुम,
अति कटु वचन कहत के कई, मानो लूण जले पर देही। कौन सा अलंकार है इसमें? तो कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। अकटक, सेना, अनीक, चमू वगैरह वगैरह। ठीक है। वाहनी, वाहिनी भी किसका पर्यायवाची है? सेना का। जब आप हरिद्वार में फिजिकल देने गए थे कि नहीं, देखे 40 वाहनी फिजिकल वाहिनी, जो पीएससी वालों का सेंटर है हरिद्वार में, गया होगा तुम में से कोई ना कोई भर्ती देने के लिए वहां, है ना? अब दोबारा जाओगे वहां पुलिस का फिजिकल देने के लिए, तो कम से कम इतना तो याद कर लेना, वाहिनी किसका पर्यायवाची है? सेना का। उभय। ठीक है। उभय का मतलब क्या होता है? जैसे स्त्रीलिंग पुलिंग, और एक हमने ये पढ़ाया था आपको उभयलिंग, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? स्त्रीलिंग पढ़ाया था, एक पुलिंग पढ़ाया था। उभयलिंग क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो जाता है, जिसका तुम कंफर्म नहीं कर पाओगे कि स्त्री है या पुलिंग है। तो उभय शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? बीच वाले के लिए। जैसे स्थल में रहने वाले स्थलचर, जल में रहने वाले जलचर, और जो दोनों जगह रह लेता था, कछुआ, सांप, मेंढक, इन्हें हम उभयलिंगी या उभयचर बोलते थे कि नहीं बोलते थे स्कूल में? तो उभय का मतलब दोनों जगह। उभय का मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह शामिल रहता है। ठीक है। दोनों में जो शामिल रहता है। ठीक है। कॉमन, दोनों में शामिल होने वाला। ठीक है। और अभय का मतलब, इसमें एक वर्ड है भय। भय मतलब डर, तो अभय मतलब निडर। भय मतलब होता है डर, अभय मतलब क्या होगा? निडर। सत्य मतलब सत्य, असत्य मतलब झूठ। धार्मिक मतलब धार्मिक, अधार्मिक मतलब जो धार्मिक ना हो। तो भय मतलब डर, और अभय मतलब बिना डर के, निडर। शूर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी आएगा। शूर बोला जाता है कि नहीं बोलते कि मैं सूरवीर हूं, वो या वो सूरवीर है, तो ये बोला जाता है वीर को। शूर शब्द बोला जाता है योद्धा को। और जो सूर शब्द आता है, ये सूर शब्द प्रयोग किया जाता है अंधा, अंधे का पर्यायवाची सूर। कहां से निकला? ये सूरदास, सूरदास के लिए बोलते थे ना, सूरदास कि अंधे थे, तो वहीं से निकल के आया सूर। यहाँ पे भी एक अलंकार है, सूर सम तुलसी शशि, उड़गन केशव दास। सूर, सूर सूर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम, जहां तह करे प्रकाश। जब आप यमक अलंकार पढ़ोगे तो वहां पे ये बातें समझ देखने के लिए मिलेगी आपको। सूर सूर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम, जहां तह करे प्रकाश। ठीक है। तो अलंकार की क्लास आने वाली है आपकी बहुत जल्दी, और गारंटेड है पूरा अलंकार मैंने बहुत मेहनत से यूट्यूब में भी पढ़ा है, मगर मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए यूट्यूब में अलंकारों की क्लास में, मगर कोई अच्छे से अलंकार समझा नहीं पाया है। ये मैंने खुद से पढ़ा है, एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, किसी का पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बट मुझे को पर्सनली नहीं समझ में आया कि कोई ऐसा समझा पा रहा है कि हाँ भाई, जबकि व्यूज मिलियंस ऑफ है, सब्सक्राइबर भी मिलियंस में। इसीलिए मैं अलंकार पे काम कर रहा हूँ, और जल्दी अलंकार आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाए। बस शर्ते जो पढ़ाऊंगा वो लिखना है और रिवाइज करना है। निशाकर तो यहाँ पे एक शब्द आया निशा। निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात। निशा का मतलब क्या? निशा अगर आपका नाम है तो आपका मतलब क्या है? रात। रजनी अगर आपका नाम है तो आपका मतलब क्या है? रात। तो निशा, निशा करने वाला, तो जो रात को करने वाला होता है उसे बोला जाता है चंद्रमा, निशाकर। यहाँ पे आ रहा निशाचर, निशा मतलब रात, और रात को जो चरने वाला होता है उसे बोलते हैं राक्षस। जो रात को चलेगा उसे क्या बोला जाता है? राक्षस, भूत प्रेत। हाँ कि ना? चलो, आपको एक चीज सिखाऊं। एक वर्ड है कर। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब हाथ भी होता है। ठीक है। और कर का मतलब टैक्स भी होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अकर का मतलब करने वाला। तो यहां पे आता है एक शब्द दिनकर। यहां पे अभी आया एक निशाकर। तो दिनकर, दिन को करने वाला किसका पर्यायवाची? सूर्य का। निशाकर, निशा को करने वाला, रात को करने वाला, पर्यायवाची किसका? चंद्रमा का। है कि नहीं है? और क्या हो सकता है करके? बहुत सारे करके, पर मुझे अभी याद है यार, जो कर कर जिनके लास्ट में कर बनता है, और याद आ रहा तुम्हें लाइव क्लास होती तो तुम एग्जांपल बता देते मुझे। तो देखना, जिस जिसके लास्ट में ऐसा कर कर शब्द आएंगे तो बहुत सारे शब्द आप याद कर सकते हो उससे। ठीक है। ध्यान रखें इन चीजों को। चलो, यहाँ पे आया है पावस।
पावस बोला जाता है वर्षा को, वर्षा के जल को क्या बोला जाता है, पावस। अब पायस बोला जाता है मीठी खीर, खीर को, ठीक है। शोक, शोक बोला जाता है दुख के लिए। शोक शब्द का प्रयोग कहां पे होता है, दुख, हर्ष और शोक, कि वो शोक मना रहे थे, है ना। जैसे कि अभी तो तुम मजे ले रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, जब एग्जाम हो जाएगा, पेपर नहीं निकलेगा, फिर शोक मनाओगे, है कि नहीं। और शोक का मतलब क्या होता है, शोक, तो शोक का मतलब जैसे मेरा शौक है यार कि पढ़ाना शौक है मेरा, आपका शौक है यार खेलना, उसका शौक है यार इंस्टाग्राम में रील बनाना, उसका शौक है यार टिकटॉक बनाना, है ना। उसका शौक है अपनी मम्मी की नथ पहनना और रील बनाना, उसका शौक है पापा की बाइक उड़ा कर गलियों में घूमना, ठीक है। तो शौक मतलब चाव, मजा, ठीक है। पास, पास का मतलब तो क्या होगा, आओ पास आओ है, बैठो जरा साथ में, आओ पास आओ, मैं तुम और एक कप चाय। पास मतलब नजदीक आना, पास पास, ठीक है। और पास का मतलब क्या होता है, बंधन, बंधन बोले तो बंध जाना। तो पहले वो तुम्हें पास पास बुलाएगी, और तुम जैसे उसके पास पहुंच जाओगे उसके बाद वो तुम्हें बांध देगी, फिर तुम कहीं जा नहीं पाओगे। तो पास बोले तो पास पास नजदीक, और पाश बोले तो बंधन। इन चीजों को क्लास खत्म होने के बाद ये मेरी मेहनत को बर्बाद मत होने देना, एक बार इनको रिवाइज करना अगर पेपर निकालना चाहते हो। तो यूट्यूब में पढ़ाने वाले दुनिया भर के, यूट्यूब में कंटेंट दुनिया भर के, किताबें दुनिया भर के, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। अगर जो मैं पढ़ाऊंगा मैं चाहता हूँ कि आप उसे रिवाइज करो, ये क्वेश्चन फंसेंगे। 50 हो गए हैं। अचल, अचल किसके बोला जाता है, अचल बोला जाता है पर्वत पहाड़ को, पर्वत को, पहाड़ को, ठीक है, नग को, ठीक है, ये पर्यायवाची है पहाड़ के। और अचला बोला जाता है पृथ्वी को, अचला किसको बोला जाता है, पृथ्वी को। पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची है मही, माही मार रहा है, समझ में आ रही है आपकी बात, तो ध्यान रखना, ये है मही। कांति, कांति का मतलब होता है चमक, कांति का मतलब होता है चमक। और क्लांति का मतलब होता है क्लेश, क्लांति का मतलब क्या होता है, क्लेश। क्लेश शुद्ध वर्तन में भी लिखने के लिए आता है। एक गाना है ना एमजे का, कि घर में तो आके तू कलेश करूंगी, छोड़ेगी अगर तो तुम मुझे, मैं तेरे घर में आके कलेश करूंगी, ऐसा कुछ गाना है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्लांति का मतलब क्या होता है, क्लेश, और कांति का मतलब क्या होता है, चमक। अच्छा, इससे रिलेटेड शब्द होता है एक, कांता, कांता का मतलब होता है पत्नी। और कांतार, कांतार का मतलब होता है जंगल। तो अपनी कांता को कांतार में छोड़ के आ जाना है, जंगल में छोड़ के आ जाना है, तब चैन है, ठीक है। जोक से पार्ट ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कांता का मतलब पत्नी और कांतार का मतलब जंगल, और यहाँ पे कांति का मतलब चमक और क्लांति का मतलब क्लेश, ठीक है। तो कलेश है ना, जो भी तुम बोलते हो क्लेश लिखते हैं। कुजन, देखो यहाँ पे एक वर्ड है जन, जन बोले तो मनुष्य लोग, और कुजन, किसी भी शब्द के आगे कु और सु लगा दिया जाता है तो सु पॉजिटिव बनाता सुजन, और कु नेगेटिव बनाता है। जैसे पुत्र के आगे सु तो सुपुत्र, अब पुत्र के आगे कु तो कुपुत्र, तो कु शब्द क्या बनाता है, नेगेटिव। तो जन मतलब लोग, जनमानस, और उसके आगे कु लगा दिया तो बुरे लोग, ये क्या हो गया, बुरे लोग हो गया। और कूजन, कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट, जो पक्षियां करते रहते कच 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 कच, चू 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 कू कू कू। शहरों में तो कहाँ सुनने के लिए मिलता है, पर गांव में सुनने के लिए मिलता है। ये होमवर्क दे दूं, इसी बहाने कमेंट तो कर दोगे, 50 है, ठीक है। इन दोनों करता आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कैसा है, ठीक है। और कमेंट करके आप क्लास भी बताओगे कि आपको पसंद आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, कमियां क्या है आप वो भी बता सकते हो, कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता तो मजे ही आ जाए। बाकी आप लोगों को यूट्यूब चलाना नहीं आता है, यूट्यूब में आईडी खोलो, यूट्यूब में मेरी चैनल को खोलो, वहां पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पे थंबनेल पे लिखा तो है गिनती 1 2 3 4 5 6, उस हिसाब से क्लासेस मैंने अपलोड करी है, देख लो वहां पे। कोई बोल रहा पत्रकारिता पढ़ा, भाई चैनल पे जाके तो देखो, पत्रकारिता पढ़ा तो रखिए। आप इन चीजों को समझो, आप सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं। और ये जो 50 शब्द हैं, क्लास तो खत्म हो गई, बट आपकी नहीं हुई है, आप इन्हें एक बार दोबारा से पढ़ो, रटो, समझो, कुछ और भी डाटा मिलता है तो उसे ऐड करो, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस आपके लिए जरूर आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, रोज आती रहेंगी, जो कहीं ना कहीं से कुछ हद तक मदद कर पाए आपके सिलेक्शन पाने। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।